पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एक्शन नजर आया। कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके रिलेशनशिप मैनेजर की पेशी हुई और आरोपी दिलीप राघव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। पेशी से पहले आरोपी से कई घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने कई लोगों के नाम उजागर किए हैं। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला है, जिसमें कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें 160 करोड़ रुपए की अलग अलग एफडी करवाई गई थी, लेकिन उन एफडीज का जो पैसा है वो फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी जब जांच हुई तो पता चला कि सारा पैसा बैंक से गायब है। इसके बाद लगातार इस पे एक्शन किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जांच की गई और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान कई लोगों के नाम जो हैं वो बताए हैं। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी तारा, एक गबन होता है, लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो है जो बैंक के मैनेजर हैं, उनकी रिलेशनशिप मैनेजर है, उनकी पेशी होती है। क्या क्या खुलासे नए इस मामले में सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले को लेकर जो रिलेशनशिप मैनेजर है दिलीप राघव, उनको गिरफ्तार किया गया है और 4 दिन का जो है पुलिस रिमांड वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिला है। गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये कोटक महिंद्रा जो बैंक है उनसे सीधे जुड़े हुए हैं और 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान कई और जो इस मामले में शामिल आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले को लेकर जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज हैं, वो एंटी करप्शन ब्यूरो अपने कब्जे में ले सकती है। तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज करते ही एक बड़ी गिरफ्तारी वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कोटक महिंद्रा के जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार करके की है और कई नामों का अभी जिक्र हुआ है। अभी जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है मैनेजर, उससे पूछताछ में कई नाम दिए हैं मैनेजर के द्वारा, लेकिन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा वो नामों का खुलासा नहीं किया गया है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इसमें कोटक महिंद्रा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हैं या फिर नगर निगम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसको लेकर अभी शुरुआती दौर पर जांच चल रही है। आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और नाम और कई जो अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन 590 करोड़ रुपए का जो गबन का मामला था उसके बाद सभी ज्यादातर जो विभाग है सरकारी, उन्होंने प्राइवेट बैंकों से अपना पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सरकारी बैंकों में ट्रांसफर किया जाना था। ऐसे ही 58 करोड़ रुपए जो था नगर निगम का वो ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन जब इसका रिकॉर्ड नहीं मिला और एफडी की फर्जी रिसिप्ट का खुलासा हुआ तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है कार्रवाई की गई है। जी तारा, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि रिलेशनशिप जो मैनेजर हैं, फिलहाल कई नाम बता रहे हैं, अधिकारी हैं या नहीं है वो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये पूरा जो मामला है ये प्लान लगता है, अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि अलग अलग एफडीज बताई जा रही हैं जो ट्रांसफर की गई हैं फर्जी खातों में। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। तब से छोटी अमाउंट जो थी उनमें गबन किया जा रहा था और खासकर ये जो गबन किया गया है ऐसी अमाउंट थी जो एफडी की अमाउंट होती है उसको जो है यूज नहीं किया जाता, लंबे समय तक जो है वो रहती है बैंक खाते में। तो ऐसे में इस पेमेंट का जो है वो शेल कंपनी में ट्रांसफर किया गया और इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो रजत नाम का जो व्यक्ति है बताया जा रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी जो है हो सकती है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है गिरफ्तार जो बैंक मैनेजर है उसको उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी। वहां से भी कई दस्तावेज और आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है टीम जुटी हुई है और उसके बाद ही पूरे मामले में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, कौन कौन इस पूरे गबन के मामले में संलिप्त है, उनका पर्दाफाश हो पाएगा। तो वहीं 160 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सख्त नजर आए और उन्होंने सीधा सख्त रूप से चेतावनी देते हुए इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए और कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पूरे मामले में जो 160 करोड़ रुपए के गबन का ये सामने आया है। चल रही है
और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा, मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। हरियाणा में विपक्ष ने बैंक घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने यह मांग की है और कहा कि इन सभी बैंक घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, उसके बाद 160 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है, जो गबन सामने आया है बैंक की तरफ से। अब इन जो घोटाले आ रहे हैं सामने बैंक के, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा विपक्ष का कहना है। और कहा कि इन घोटालों में सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं, ऐसे इल्जाम अशोक अरोड़ा ने लगाए हैं। सीबीआई जांच करवाकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की सह पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी हुआ और पंचकुला का बताया कि पहले वाला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले ही एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि कोई भी महकमा सरकारी प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया गया, तो क्यों कराया गया? जिन अधिकारियों ने मिलीभगत से कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जो जो बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि बगैर सरकार की सह से नहीं हो सकता, इसकी सीबीआई की जांच हो ताकि सच्चाई लोगों के सामने। तो वहीं पंचकुला में खैर की लकड़ी की चोरी के मामले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्शन देखने को मिला और मामले में 3 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। पूरे मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये खैर की तस्करी का जो मामला है, खैर की लकड़ी की तस्करी के मामले में एक्शन देखने को मिला है और अब जो ऑफिसर रेंज के फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया गया है। 3 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लुधियाना में श्री नानकसर साहिब जो है नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री नानक साहिब गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका। सीएम ने गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरुओं को याद किया, नतमस्तक हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना पहुंचे हैं। श्री नानकसर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, गुरुओं को याद किया और आशीर्वाद लिया। पवित्र स्थल के शीश नवाण का मुझे मौका मिले और क्योंकि अज बाबा जी का जो प्रकाश पर्व है उसके भी जाने का मुझे मौका मिले। मैं सभी साध संगत जी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਚ? देखिए ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और पंजाब के लोग भी अज इस बात को लेकर के उन्होंने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के पीछे पंजाब आगे बढ़ूगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली से करनाल पहुंचे। ट्रेन से सफर कर केंद्रीय मंत्री करनाल पहुंचे और यहां उन्होंने देश में तेल गैस संकट को लेकर बात की। साथ ही दावा किया कि देश किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आज श्री रामनवमी की बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामना। आज अंतिम नवरात्रा है और
ये अवसर समाज जीवन में खुशहाली लाए, ऐसा मेरी प्रभु से कामना है। सर, आप ट्रेन से आए हैं गीता जयंती एक्सप्रेस से, और करनाल के लोगों की मांग है कि वंदे भारत और श्री शक्ति का भी अगर स्टॉपेज हो जाए तो लोगों को भी आसानी ट्रेन से आना तो मेरा एक सामान्य एक रूटीन है और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली से चाहे करनाल आना हो या पानीपत आना हो, मुझे बहुत सुविधाजनक ट्रेन का ही सफर लगता है। और बाकी यहाँ अधिक से अधिक ट्रेन रुके, ऐसी जानकारियाँ जो पहले यहाँ से दी जाती हैं या जो डिमांड की जाती है, हम रेलवे मंत्री के सामने रखते हैं। आखिर ये ट्रेन भी पिछले दिनों जब गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव कुरुक्षेत्र में था, तब हमने रेलवे मंत्री जी को कहा था, तो ये ट्रेन चलाई गई थी। और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां किसान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। 3 दिन से 250 फीट ऊंचे टावर पर किसान बैठा हुआ है। मकान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान टावर पर चढ़ा है। प्रशासन के साथ अब तक उसकी सहमति नहीं बन पाई है। तो 3 दिन हो चुके हैं 250 फीट ऊंचे टावर पर ये किसान बैठा हुआ है। दरअसल बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और जो किसान है वो 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है। 3 दिन पहले का ये मामला है, जिसके बाद प्रशासन लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो किसान है वो मुआवजे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। किसान का कहना है कि जो मुआवजा है वो उचित नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर ही वो ऊपर चढ़ा हुआ है। वहीं परिवार जो है उस युवक का, किसान का जो चढ़ा हुआ है टावर पर, वो भी मुआवजे का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो बुलडोजर एक्शन नहीं होने देंगे, कार्रवाई नहीं होने देंगे प्रशासन की। इसी को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है और युवक को जो टावर पर चढ़ा है उसे मनाने की जो है वो कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। क्या लगते हो सुनील के वाइफ? कब से सुनील चढ़ा और क्यों चढ़ा है? परसों से चढ़ा हुआ है जी। ये उड़ा डिपार्टमेंट वाले हमारा मकान घेरने आए थे, उसके कारण वो चढ़ा हुआ है। ना मुआवजा उठा रहे, हमें अपना घर चाहिए। तो अब अधिकारी आए, कुछ बातचीत हुई हो आपकी? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है अभी, इन्हीं की हुई है। तो खाना पीना सुनील कैसे? नहीं है जी, कोई सुविधा ही नहीं है, कैसे दे? तो आपने उतारने की कोशिश नहीं की? हमारी परसों से बात ही नहीं हो रही है जी, हम कहाँ से करेंगे उतारने की कोशिश? ना कोई फोन उसके पास। तो वैसे आपको वो खड़ा दिख रहे हैं ऊपर? नहीं, हमें नहीं दिखा, हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा जी, देखेंगे कैसे? तो क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग है, हमारे मकान छोड़े जाए जी, हमारे मकान ना गिराए जाए। हम मुआवजा भी नहीं उठा रहे। लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है। तो अब आपको क्या मुआवजा जो आज का रेट है उसके हिसाब से चाहिए? हमें मुआवजा नहीं चाहिए जी, हमें अपने मकान चाहिए। हमारे इतना वो नहीं है, मकान गरीब मेहनत मजदूरी करके खाते, हमें अपने मकान ही चाहिए। हमारी मकान बनाने का वो नहीं है। विधायक आए आपके यहाँ? कोई नहीं आया जी। आगे कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे धरने पर रहोगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।